गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 का नाम है समययान। समययान ये जो शीर्षक है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि यान का अर्थ होता है हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ मतलब हवा में जो उड़ने वाला जहाज़ होता है उसे यान कहते हैं। और यहाँ पर समय के साथ यान शब्द जुड़ा है, अर्थात ये जो हम एक सफ़र कर रहे हैं, हम अपने जीवन का सफ़र समय रूपी यान पर बैठ करके कर रहे हैं। सभी का अपना निर्धारित समय है और अपने अपने निर्धारित समय के अनुसार सभी को अपने अपने गंतव्य तक, अपने पहुंचने के स्थल तक जाना है। जिस प्रकार से हम यान में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार समय रूपी यान पर बैठकर हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो समय यान का अर्थ यहाँ पर समय जो कि अभी चल रहा है, और यहाँ पर लेखक ने समय को जो है यान से जोड़ते हुए, समय को हवाई जहाज़ से जोड़ते हुए भविष्य में क्या होगा, इन सारी बातों की कल्पना करके उसके बारे में एक अच्छा लेख तैयार किया है, जो कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आइए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बातों बातों में। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया ही है कि इस शीर्षक से पाठ के बारे में क्या पता चलता है। इस शीर्षक से पाठ के बारे में क्या पता चलता है, तो इस शीर्षक से पाठ के बारे में यही पता चलता है कि हम समय रूपी यान पर यात्रा करते हुए जो है आगे आने वाले भविष्य को किस रूप में देखते हैं। क्या हम भविष्य को देख सकते हैं और कैसे? हम भविष्य को सिर्फ अपने अनुमानों के आईने में देख सकते हैं, है ना। हम सोच सकते हैं कि अगर 2020 में ऐसा कुछ है तो आने वाले समय में 2022 में, 2025 में, 2030 में क्या समय होगा। और अगर इससे पहले की तुलना करें आज से पिछले 10 साल की, तो भी आपको लगेगा कि बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इन्हीं परिवर्तनों पर आधारित यह पाठ है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। गांव, शहर, देश विदेश की यात्रा तो सब करते हैं, लेकिन क्या समय की यात्रा संभव है? यह पाठ समय की यात्रा की कल्पना पर ही आधारित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि ये काल्पनिक। प्रोफेसर यासीन समययान को लेकर इतने रोमांचित हैं कि स्वप्न में 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कराए। 2500 ईस्वी की दुनिया की यात्रा भी कराए। लेकिन भविष्य की दुनिया का जो हाल उन्होंने देखा, उसे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि वर्तमान की ज़रूरत तो कुछ और ही है। उन्होंने जो भविष्य की दुनिया का हाल देखा, उससे उन्हें ऐसा लगा कि वर्तमान की ज़रूरत तो कुछ और ही है। आइए बात करते हैं इस पाठ की। इस पाठ में बताया गया है कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा। कंप्यूटरीकृत मतलब जहाँ पे कंप्यूटर जो है रखे गए हों, और कंप्यूटर जहाँ पे रखे गए होते हैं वहाँ पे अनुसंधानिक कार्य होते हैं। ख़ास तौर पे जो है जो एक डिजिटल कार्य होते हैं, है ना, वहाँ पे कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो वही लिखा है कि डिजिटल हॉलनुमा मतलब कंप्यूटर से सजी, और हॉलनुमा मतलब बहुत बड़ा बरामदा, एक काफ़ी बड़ा बरामदा। और कैसा है वो, जिसमें कंप्यूटर सजे हुए हैं, है ना। तो कंप्यूटरीकृत हॉलनुमा प्रयोगशाला के कोने में दो जोड़ी आँखें मतलब एक व्यक्ति के पास एक जोड़ी आँखें होती हैं, तो दो जोड़ी आँखें यहाँ पर कह रहे हैं। तो दो जोड़ी आँखें लगातार एक स्क्रीन पर जमी हुई हैं। लगातार एक ही स्क्रीन, तो आप समझते ही हैं, क्योंकि आज के ज़माने में स्क्रीन बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादातर अपने काम आजकल भी स्क्रीन से ही कर रहे हैं, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप का स्क्रीन हो, या फिर जो आपके टैबलेट्स हैं और कंप्यूटर्स हैं, तो उन सब में जो हम सामने देखते हैं वो स्क्रीन ही है। तो वही यहाँ पर है कि दो जोड़ी आँखें लगातार स्क्रीन पर जमी हुई थीं, बिल्कुल रुकी हुई थीं। उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति, अंतर्निहित का मतलब होता है अपने अंदर स्थित। तो सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक सतरंगे ग्लोबनुमा, 7 रंग के ग्लोबनुमा शरीर की जांच करने में व्यस्त थी। तो
ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी, क्षमा कीजिएगा। तो उस सुपर कंप्यूटर की अंतर्निहित शक्ति अपने बराबर में स्थित एक 7 रंग के ग्लोबनुमा मशीन की जांच करने में व्यस्त थी। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब अपनी गर्भ में अनंत संभावनाएं छुपाए हुए था। लगभग 8 फीट व्यास का वह सतरंगा ग्लोब, 7 रंग का ग्लोब अपने गर्भ में अपने अंदर अनंत संभावना मतलब जहाँ बहुत कुछ हो सकता है, छिपाए हुए था। उन्हीं संभावनाओं की तह तक, उन्हीं संभावनाओं की जड़ तक पहुंचने में व्यस्त था सुपर कंप्यूटर जो है उन्हीं संभावनाओं को खोजने में लगा हुआ था। आकाश की तरह शांत वे 2 जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थीं। वो जो 2 जोड़ी आंखें, 2 जोड़ी मतलब 2 व्यक्ति उस पर जो है नज़र गड़ाए हुए थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो है इसके परिणाम क्या आते हैं। अबाध गति से, अबाध मतलब बिना रुके हुए, जिसमें कोई बाधा ना हो, वो होता है अबाध। तो अबाध गति से धड़कते हृदय, क्योंकि हमारा हृदय जो है वो बिना रुके हुए धड़कता है। तो अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ न हो सकी थी। वह फिर से देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है लेखक ने इन पंक्तियों को इस पाठ में जो है समायोजित किया है कि आकाश की तरह शांत वे 2 जोड़ी आंखें परिणाम की प्रतीक्षा में थीं। और जो अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर कि अबाध गति से धड़कते हृदय और अनियंत्रित गति से चलती सांसें भी उनकी एकाग्रता को भंग करने में समर्थ न हो सकी। मतलब एकाग्रता इतनी अधिक थी कि वो जो उनकी धड़कनें चल रही थी, वो जो उनकी सांसें चल रही थी, उससे उनकी जो एकाग्रता थी वो भंग नहीं हो रही थी। देखा विजय, हम जीत गए। अगले क्षण ही प्रोफेसर यासीन ने हॉल की निस्तब्धता तार कर दी। निस्तब्धता मतलब वो जो शांति थी वहाँ पर, उसे उन्होंने बोल करके उस शांति की धज्जियाँ उड़ा दी। वो जो निस्तब्धता मतलब खामोशी। तो अभी मैंने आपसे बताया कि न धड़कनों का पता था, न सांसों का पता था, लेकिन अगले ही पल जब वो जीत गए तो प्रोफेसर यासीन जो है वो उस खामोशी की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। समय की अबाध गति पर हमारे समययान ने विजय हासिल कर ली। अब हम समय की सीमा को चीर कर किसी भी काल, किसी भी समय में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। मुबारक हो सर, आज आपकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई। आपका यह आविष्कार निस्संदेह, बिना किसी संदेह के मानव कल्याण में उपयोगी सिद्ध होगा। प्रोफेसर के सहायक विजय ने भी अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना उचित न समझा। लगाम लगाना मतलब नियंत्रण करना उचित न समझा, और उसी खामोशी में वह भी खुश होकर के बोल पड़े। धन्यवाद विजय, पर यह मत भूलो कि इस महान सफलता में तुम्हारा भी बराबर योगदान है। यह तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं क्या और मेरा। विजय अपने आप पर हंस ही पड़ा। एक बार फिर प्रोफेसर यासीन अपने सहयोगी विजय के साथ अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। एक ऐसी यात्रा जो वर्तमान से भविष्य की ओर जाती थी, एक खूबसूरत कल्पना जो हकीकत में बदलने जा रही थी और जुड़ने वाला था मानवीय उपलब्धियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय। स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरा अध्याय। वातावरणीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने एक विशेष प्रकार की स्वनिर्मित मतलब अपने द्वारा बनाई गई पोशाक ली थी। पोशाक मतलब कपड़े। अब वे किसी अंतरिक्ष यात्री की भांति लग रहे थे, जैसे किसी अंतरिक्ष में जाने वाले हों, जो किसी नवीन ग्रह की खोज में अनंत आकाश गंगा में प्रवेश करने वाला हो। ऐसी उनकी वेशभूषा थी, ऐसा उनका पहनावा था। अब आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, इस प्रकार से उन्होंने वेशभूषा अपनी बना रखी थी। उस 8 फुटे सतरंगे समययान में जैसे ही प्रोफेसर ने कदम रखा, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कंप्यूटर को चालू कर दिया। आहिस्ता से, धीरे से, आहिस्ता से समययान धरती से आधा फीट की ऊंचाई पर उठा। उसका सतरंगा आवरण पर्दा तेजी से घूमने लगा। सतरंगी पट्टियां धीरे धीरे मिलकर सफ़ेद हुईं और फिर अदृश्य, गायब। पर अंदर सब कुछ स्थिर था, अंदर सब कुछ
स्थिर था मतलब रुका हुआ था, घूम रहा था तो सिर्फ समय चक्र बड़ी तेज़ी से आगे की ओर 2000, 2050, 2100, 2300 कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित समय चक्र 2500 ईस्वी पर 2500 ईस्वी पर पहुंचकर थम गया। प्रोफेसर ने कलाई घड़ी पर नज़र दौड़ाई, जो हाथ में घड़ी पहनी हुई थी उस पर नज़र दौड़ाई। शाम के 5:25 यानी कि मात्र 10 सेकंड में ही 1900 से 2500 की यात्रा संपन्न। ये ईस्वी दिया हुआ है, जैसे अभी जो सन चल रहा है, जो ईस्वी चल रही है उसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं कि यानी कि केवल 10 सेकंड में 1900 से 2500 तक की यात्रा संपन्न। अनायास ही उनके चेहरे पर मुस्कान की रेखा उभर आई, मुस्करा पड़े। उन्होंने कंप्यूटर को बंद किया और उत्साह भरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ चले। पर यह क्या? समयान के बाहर का दृश्य देखते ही वे बिल्कुल अवाक रह गए, चुप रह गए। मुस्कान की रेखाओं की जगह चेहरे पर बल पड़ गए मतलब शिकन पड़ गई, और आंखें फटी की फटी रह गईं, खुली रह गईं मतलब आश्चर्यचकित हो गए। बाहर सिर्फ रेत ही रेत थी, अंगारों की तरह दहकती हुई रेत। आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी दृष्टि जाती रेत ही रेत नजर आती। पेड़ पौधे तो दूर, हरी घास का भी कहीं कोई नामो निशान तक नहीं, कोई चैन नहीं। सूरज की असहनीय गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से एक एक क्षण उन्हें भारी लगने लगा। उन्हें लगा कि जैसे वे पृथ्वी पर न होकर चंद्रमा या सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर आ पहुँचे हों, जहाँ दूर दूर तक जीवन का कोई चिन्ह मौजूद नहीं। फेस मास्क पहनने के बाद, फेस मास्क तो आप समझते ही हैं, मुखौटा, आजकल सभी इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फेस मास्क जो कि चेहरे को ढकता हो, तो फेस मास्क पहनने के बाद वे अपनी बूढ़ी किंतु अनुभवी नज़रों से दूर क्षितिज के पास कुछ तलाशने लगे। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, वो स्थान क्षितिज कहलाता है। तो वहाँ कुछ तलाशने लगे, वो कुछ खोजने लगे। दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित शहर के व्यस्ततम इलाके करोल बाग में रहने वाले प्रोफेसर यासीन निस्संदेह आज भी करोल बाग में ही खड़े थे। पर यह करोल बाग 1900 का न होकर 2500 ईस्वी का था, और इन दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना ही फासला था। जीवन के समस्त लक्षणों से रहित धरती अपनी बर्बादी की तस्वीर चलचित्र के सामने बयां कर रही थी। पर इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकृति या स्वयं मनुष्य? इस सवाल का जवाब खोज पाने में पूर्णतः अक्षम थे प्रोफेसर यासीन। अक्षम का मतलब होता है उन्हें नहीं पता था। अचानक उन्हें एक चमकती हुई चीज़ सामने नजर आई। वह वस्तु उड़न तस्तरी की भांति आसमान से उतरी और धूल के बवंडर को चीरती हुई, बवंडर का मतलब होता है अंधड़, साइक्लोन, तो धूल के बवंडर को चीरती हुई धरती में समा गई। आशा और जीवन की मिली जुली इस छोटी सी किरण ने प्रोफेसर का उत्साह वापस ला दिया। वे तेजी से उस स्थान की ओर चल पड़े। अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता, वंशज मतलब जो उनके वंश में उत्पन्न हुए हों, जिनके वे अंश हों, वो होते हैं वंशज। तो अपने वंशजों से मिलने की उत्सुकता ने उनके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया, और क्षण प्रतिक्षण उनके पैरों की गति बढ़ती चली गई, मतलब तेज चलने लगे। उम्र के इस ढलवां मोड़ पर वे जितनी तेज़ दौड़े, उतनी तेज़ तो शायद वे कभी अपनी युवावस्था में भी न दौड़े होंगे। लक्ष्य पर टिकी निगाहें अचानक बीच में उभर आईं। पारदर्शी कांच की दीवार देख नहीं पाई और प्रोफेसर उसे टकरा गए। अत्यधिक श्रम से थक चुका उनका शरीर, बहुत मेहनत करने के बाद थक चुका उनका शरीर अनियंत्रित होकर, डिसबैलेंस होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वे गिरे हैं वह किसी धातु की बनी है। प्रोफेसर को एहसास हुआ कि धरती की वह सतह जिस पर वे गिरे हैं किसी धातु की बनी हुई है।
अचानक एम्बुलेंस जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। प्रोफेसर यासीन जब तक कुछ समझते कांच के पारदर्शी केबिन से घिर चुके थे। सूर्य की तपन के कारण बाहर लपटें सी उठती हुई प्रतीत हो रही थीं। उन्हीं लपटों के बीच दूर खड़ा था समययान, जिसे प्रोफेसर बेबस निगाहों से देखे जा रहे थे। तभी केबिन के चारों ओर लाल प्रकाश फूटने लगा। प्रोफेसर यासीन भी उस लाली में ऐसे समाये कि वे स्वयं ही लाल हो गए। और जब वह लाली हटी मतलब छटना मतलब हट जाना, तो जब वह लाली छटी तो उन्होंने स्वयं को एक जेलनुमा पिंजरे के अंदर पाया। उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को? जेलनुमा पिंजरे के अंदर। ठीक है, तो अभी इस पाठ के अंतर्गत प्रथम भाग में हम यहीं तक देखेंगे और इसके आगे की चर्चा हम वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।